नमस्कार। नमिता सिंह अभिनंदन समारोह में वक्ता के रूप में शामिल होकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और इसके लिए मैं स्त्री दर्पण मंच का और इस कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर सुरुचि मिश्रा जी का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में अपने विचारों को रखने का मौका दिया। हम सब जानते हैं कि समकालीन हिंदी साहित्य में नमिता सिंह का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है कहानीकार के रूप में। क्योंकि नमिता सिंह की कहानियों की एक समृद्ध परंपरा है। नमिता सिंह जी ने विभिन्न विविधताओं भरी कहानियाँ लिखी हैं। उन्हीं विविधताओं को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी जो बात रखूँगा उसका शीर्षक है व्यापक परिप्रेक्ष्य की कहानीकार नमिता सिंह। आज के दौर में जब विभिन्न पुरस्कारों को प्राप्त करने की होड़ में लक्ष्य निर्धारित कर लिखने का चलन बढ़ा है, नमिता सिंह अपने पंत परिवार की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विरासत को निरंतर समृद्ध कर रही हैं। श्री राजेंद्र परदेसी को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा भी है कि बाजारवाद के इस दौर में हम तो परंपरावादी लोग हैं, जहां सिखाया जाता था कि एक साथ इतना तेज मत चलो ठोकर लग जाएगी, कि हमारा अपनापन हमारे स्वाभिमान की देन है, कि रचना में दम होगा तो कभी ना कभी खुद बोलेगी, कि छपने की जल्दी मत करो, पहले खूब पढ़ो और तब लिखना शुरू करो। हमें यह कहने में कतई संकोच नहीं है कि आजकल कम समय में कुछ भी लिखकर प्रसिद्धि प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति बढ़ी है, उससे साहित्य का नुकसान ही हुआ है। समकालीन हिंदी कहानी में जिन तमाम कथा लेखिकाओं ने अपनी पहचान बनाई है, उनमें नमिता सिंह का नाम बिल्कुल अलग और विशिष्ट तौर पर रेखांकित किया जाता है। इसका मूल कारण यह है कि इन्होंने अपनी कहानियों में समाज के विविध पक्षों को अत्यंत ही सजगता के साथ उद्घाटित किया है। इनकी कहानियों का कलेवर अत्यंत विस्तृत है। कुछ लोग इनकी कहानियों को केवल स्त्री विमर्श से जोड़कर देखते हैं, जो ठीक नहीं है। इन्होंने केवल स्त्री मुद्दों से संबंधित कहानियाँ ही नहीं लिखी हैं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखकर, समाज की विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखकर, समाज के विविध परिदृश्य को ध्यान में रखकर अपने लेखन को एक नया आयाम दिया है। नमिता सिंह अपने आप को एक सामान्य कहानीकार के रूप में ही प्रस्तावित करना पसंद करती हैं, जो होना भी चाहिए। उनका कहना है कि सिर्फ एक बात है जो हमेशा महसूस की है कि महिला कथाकारों को महिला कथाकार का लेबल लगाकर अलग श्रेणी देना क्या उचित है। नमिता जी का प्रश्न अत्यंत वाजिब है। कहने का तात्पर्य यह है कि कहानी की कसौटी ना तो कोई नारा हो सकती है, ना कोई श्रेणी विभाजन। जीवन के अंतर्विरोध और विकास की दिशा की पकड़ ही उसकी कसौटी हो सकती है। अतः नमिता जी को केवल महिला कथाकार के दायरे में देखना उचित नहीं होगा। इस संदर्भ में करण सिंह चौहान ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है, महिला कथाकार को लेबल लगाकर उन्हें किसी खास चीज़ों के लिए उछालना वैसा ही है जैसे पूंजीवाद समाज प्रतियोगिता में अपना माल बेचने के लिए स्त्री के शरीर के अंगों का खुला प्रदर्शन करता है।
एक कहानीकार के रूप में नमिता इस इस्तेमाल का विरोध करती हैं और चाहती हैं कि उनकी कहानी को कहानी के सामान्य मानदंडों के आधार पर ही कसा जाए। स्पष्ट है कि नमिता सिंह ने अपनी कहानियों में स्त्री की विभिन्न समस्याओं के साथ ही साथ समाज की विभिन्न समस्याओं पर भी अपनी बारीक दृष्टि रखी है। इनकी रचनाशीलता का आयाम इतना विस्तृत है कि उससे कुछ भी अछूता नहीं है। इनके कुल 8 कहानी संग्रह हैं, जिनमें 6 कहानी संग्रहों को मैंने पढ़ा है। कुछ और भी कहानियां हैं जो यत्र तत्र प्रकाशित हुई हैं। जिन संग्रहों को मैंने पढ़ा है वे हैं खुले आकाश के नीचे, राजा का चौक, नील गाय की आंखें, जंगल गाथा, निकम्मा लड़का, मिशन जंगल और गिनी पिग। नमिता सिंह की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी है मम्मी। इस कहानी के माध्यम से इन्होंने यह रेखांकित करने की कोशिश की है कि शादी के बाद किस प्रकार स्त्री की सृजनात्मक संभावनाओं की हत्या होती है। कहानी की नायक रीता एक स्टेज कलाकार है जो शोहरत की बुलंदियों तक जा पहुंची है। इसकी मुलाकात अक्षय से उस समय होती है जब वह अभी स्टेज कलाकार के रूप में एक उभरता हुआ नया नाम है। रीता को उससे लगाव हो जाता है और इस लगाव के कारण वह मुंबई के फिल्म निर्देशक वासुदेव साहा के ऑफर को भी ठुकरा देती है। लेकिन कुछ दिन बाद सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते अक्षय को जब वही ऑफर मिलता है तो वह उसे स्वीकार कर मुंबई चला जाता है। रीता की कला घर की चारदीवारी में बंद बच्चों के लालन पालन में सिसकती रहती है और उसे यह एहसास होता है कि अक्षय सिर्फ एक पुरुष है, सनातन पुरुष जो दंड संभाले आगे आगे चलना चाहता है। रीता उस समय अपने आप को बहुत असहाय आदिम पुरुष की छाया पकड़ती भागती नारी के रूप में देखती है। जाहिर है कि यह कहानी नारीवाद के शोर शराबे से दूर रहकर भी नारी जीवन की त्रासदी को पाठकों के सामने उकेर कर रख देती है। रीता की कहानी बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती है। अपनी नैसर्गिक कला को घर की चारदीवारी में सिमटा कर रखने के लिए लाचार रीता की पीड़ा व यंत्रणा से पाठक वर्ग रूबरू होता है। बसंती का की कहानी एक ग्रामीण स्त्री के मानवीय दर्द की कहानी है। काकी के पुत्र वीरपाल की बैंक में एक अच्छी नौकरी लग जाती है। काकी बहू की पहली जच्चगी पर जब शहर जाती है तब वीरपाल उससे कहता है अब उनकी उम्र अकेले खेती बाड़ी देखने की नहीं है, अतः आधा बटाई देकर वह भी उसके साथ शहर में ही रहे। काकी वहीं रहने लगती है। इस बीच वीरपाल के 2 और बच्चे हो जाते हैं। बढ़ती ज़रूरतों के साथ पैसे कमाने की धुन में वह अपने दोस्तों के कहे में आकर बुढ़ापे में काकी को गांव की संपत्ति की देखभाल के लिए गांव भेज देता है और लकवाग्रस्त काकी के पति नम आंखों से उन्हें जाता हुआ देखते रहते हैं। बुढ़ापे में दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहने को बाध्य हो जाते हैं। अंततः वह यह निश्चय करती है कि उम्र के इस ढलान पर वे दोनों गांव में साथ साथ ही रहेंगे। यह कहानी नई पीढ़ी में रिश्तों की गर्माहट के ठंडे पड़ने और व्यावसायिक मनोवृत्ति के पैर पसारने का जीवंत चित्र उपस्थित करती है, जो आजकल अक्सर हमारे समाज में दिखाई पड़ता है। वर्तमान राजनीतिक नेताओं के विद्रूप चरित्र को रेखांकित करती एक पैर वाला शेर इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु किस प्रकार आज के कई नेता बच्चों के साथ भी अमानवीय व्यवहार करने से नहीं हिचकते, इस तथ्य को इस कहानी में स्थानीय नेता राम प्रसाद पथिक और एक बच्चा जिसका नाम राधे है उसके माध्यम से रेखांकित किया गया है। कहानी में दिखाया गया है कि मात्र 11-12 वर्ष के राधे को 20 रुपये की मजदूरी पर दिन भर अपने चुनाव चिन्ह के रूप में शेर का पोशाक पहनकर खड़े रहने का काम राम प्रसाद पथिक देता है।
दिन भर खड़े होने के कारण उसके पहले से ही जले हुए पैर से खून निकलने लगता है। इस पीड़ा को कम करने के लिए वह एक पैर पर ही खड़े होकर नाचने लगता है, लेकिन इस पर भी इस बच्चे के प्रति कोई संवेदना नहीं दिखाता है। वहीं एक ऐसी कहानी है नील गाय की आंखें, जिसमें मानवीय मूल्यों के संरक्षण के प्रति प्रकाश की किरणें दिखाई पड़ती हैं। पाठकों के लिए यह कहानी बहुत ही एक यूं कह लीजिए कि एक संतोषजनक परिदृश्य लेकर आती है। तमाम राजनीतिक दाव पेचों, निरंतर हरास हो रहे मानवीय मूल्यों के चित्रण के साथ ही साथ मानवीय मूल्यों के संरक्षण की आवश्यकता को भी इस कहानी के माध्यम से रेखांकित किया गया है। आदिवासी समाज की एकता पूंजीवादी समाज के दुष्चक्र एवं शोषण से किस प्रकार मुक्ति दिला सकती है, इसका सजीव चित्रण जंगल गाथा नामक कहानी में मिलता है। सुरसत्ती के माध्यम से कहानीकार ने इस तथ्य को अत्यंत ही सार्थक तरीके से रेखांकित किया है। नमिता सिंह ने अपनी कहानियों के माध्यम से यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि शोषण में केवल पुरुष वर्ग ही दोषी नहीं है, नारी भी नारी की उपेक्षा और उत्पीड़न में सहायक हुई है। फिर हार गई वह कहानी में इस बात का संकेत मिलता है। सुमन अपनी बहन कनक के व्यवहार और बातचीत से टूटती है। सुमन ने कभी अपना जीवन और कैरियर नहीं देखा। जिस सुमन ने परिवार की रक्षा और मर्यादा के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया, वही जब कनक से अपने लिए प्रतिकूल व्यवहार पाती है तो अंदर तक टूट जाती है। यह कहानी नारी मन की शंका, आशंका और संदेहों को बखूबी उभारती है, जिससे नारी मनोविज्ञान की विविध मन स्थितियों का साक्षात्कार होता है। सुमन अपने पिता और माँ की अनुपस्थिति में अपने परिवार की मुखिया का बखूबी कर्तव्य पालन करते हुए बड़े धूमधाम से कनक का विवाह करती है। समाज उसके बारे में क्या सोचता है, इस बात की वह तनिक भी चिंता नहीं करती, लेकिन जब उसकी छोटी बहन कनक शंका की दृष्टि से देखते हुए उससे कहती है, मेरा घर मत उजाड़ो दीदी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तो वह अंदर ही अंदर टूट जाती है। इस कहानी के माध्यम से नमिता सिंह ने यह रेखांकित करने की कोशिश की है कि व्यक्तिवाद और स्वार्थपरता के बढ़ते प्रभाव से किस प्रकार हमारे सामाजिक मूल्यों में ह्रास हुआ है। इन्होंने अपनी कहानियों में मध्यवर्गीय दोहरेपन एवं पाखंड को भी बखूबी रेखांकित किया है। इस संबंध में बदली तुम हो सादिया नामक कहानी की चर्चा आवश्यक है। आलोका, जो अपने भाई रंजीत और सहेली सादिया, हिंदू मुसलमान हैं, जो के प्रेम की गवाह राजदार थी, उनके विवाह के सपने देखती थी और जब धर्मों की दीवार के कारण उनका विवाह नहीं हो पाया था तो बहुत दुखी हुई थी। सोचने लगी थी कि शायद हिंदुस्तान की जगह किसी दूसरे देश में होते तो ये बंधन न होते। वहीं आलोका वर्षों बाद सादिया द्वारा अपने बेटे आरिफ के लिए उसकी बेटी नेहा का हाथ मांगे जाने पर परेशान हो उठती है। उसे लोगों, रिश्तेदारों और समाज की चिंता सताने लगती है। वह अपने पति से जल्दी नेहा का रिश्ता पक्का कर देने के लिए कहती है ताकि वह सादिया को अपने इनकार का एक पुष्ट प्रमाण दे सके। आलोका यहाँ मध्यवर्गीय उस समाज का प्रतिनिधित्व करती है जो आधुनिकता के साथ चलते हुए भी आधुनिक नहीं हो पाया है, जिसकी स्थिति अधर में लटके हुए सी है, जिससे न सीधे ऊपर जाते बनता है और ना ही जमीन पर उतरते। नमिता सिंह ने राजनीति में घुलते भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक दंगों के माहौल और लोगों की संकीर्ण मानसिकता की भी चर्चा की है। क्रॉसिंग एक ऐसी ही कहानी है। शहर के बीचों बीच एक असुरक्षित रेलवे फाटक है जहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकलता, क्योंकि फाटक पर पुल बनने से
सेठ किरोड़ी मल को बहुत नुकसान होगा, जिसकी 20-25 दुकानें फाटक से लगी हुई हैं। वह शहर का बड़ा उद्योगपति है, सरकार को हर साल लाखों का चंदा देता है और फाटक पर कटकर मरने वाले ठहरे मामूली लोग। पर जब फाटक पर एक धनी घर की लड़की मर जाती है तो काफ़ी हंगामा होता है। लगता है कि अब कोई राह निकलेगी। तभी शहर में सांप्रदायिक दंगा भड़क जाता है और लोग पिछली बातें भूलकर मरने वाले हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या में दिलचस्पी लेने लगते हैं। दंगों के बाद फिर जीवन सामान्य हो जाता है। तभी फिर कोई क्रॉसिंग पर कटकर मर जाता है। इस बार मरने वाला एक मजदूर भूरे खां है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह इस घटना के बारे में सोचे। सबको कहीं ना कहीं पहुंचने की जल्दी है। अतः हम देखते हैं कि क्रॉसिंग कहानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हम सबके बीच प्रस्तुत करती है। इसी प्रकार निकम्मा लड़का अपने युगीन परिवेश को रेखांकित करती इनकी एक अत्यंत सशक्त कहानी है। यह कहानी दंगाकालीन स्थितियों के खास दबावों का एहसास कराती है। कहानी का नायक भीरू प्रकृति का है। उसके इस स्वभाव के कारण सब लोग उसका खूब मजाक उड़ाते हैं, लेकिन यही लड़का आवश्यकता पड़ने पर लल्ला जैसे लोगों से भी भिड़ जाता है, जो सांप्रदायिक दंगे के दौरान एक परिवार की माँ बेटी को अपमानित कर उन्हें मकान खाली करने को विवश करते हैं। यह अलग बात है कि प्रारंभ में उसके इस संघर्ष में समाज के लोग साथ नहीं देते। यह कहानी मानवीय एहसास और स्वस्थ जीवन मूल्यों का बोध कराते हुए यह एहसास कराती है कि विपरीत स्थितियों में भी मनुष्य का साहस उसे जिंदा रखता है। मिशन जंगल और गिनी पिग संग्रह की कहानी 2051 का एक दिन कहानीकार की दूरदृष्टि और कल्पनाशीलता का उत्कृष्ट परिचायक है। इस कहानी में 2051 के समाज की कल्पना की गई है। 2007 में यह कहानी पाठकों के समक्ष आई थी। तब से 2021 तक आते आते जिस प्रकार का दृश्य हमारे समक्ष मौजूद हुआ है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 2051 तक आते आते हमारी सामाजिक परिस्थितियाँ लगभग वैसी ही रहेंगी जैसा कि इस कहानी में वर्णित है। नमिता सिंह की कहानियों में व्याप्त विविधताएं ही उन्हें एक व्यापक परिप्रेक्ष्य के कहानीकार के रूप में रेखांकित करती हैं। नमिता जी की कहानियों की विविधता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इनकी व्यापक दृष्टि के कारण ही इनकी कहानियों में पूरा का पूरा समाज और देश परिलक्षित हुआ है। इन्होंने पूंजीवादी सभ्यता से उत्पन्न विकृतियों का खुलासा करने के साथ ही साथ राष्ट्र के बाधक तत्वों की भी जमकर खबर ली है। आप सबने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।